अस्सलाम वालेकुम। तो चलें इस वीडियो में हम क्लोज़ टैग्स को कवर करते हैं। क्लोज़ टैग का मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट हो। जैसे कि हम यहाँ पे अपने कुछ क्लोज़ टैग को कवर कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे एचटीएमएल में क्लोज़ टैग्स हैं, पर कुछ की लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। तो चलें हम देखते हैं। सबसे पहले है बोल्ड टैग, जिसको कहते हैं बी टैग। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग भी बोल्ड की टैग की तरह ही काम करता है। उसके बाद पैराग्राफ का टैग आ गया, पी टैग। ये हम पहले भी देख चुके हैं और इसको यूज़ भी किया है। उसके बाद है यू का टैग, जिसको कहते हैं अंडरलाइन। उसके बाद है मार्क का टैग, फिर डिलीट टैग, फिर इंसर्ट, फिर स्ट्राइक। उसके बाद एंकर टैग है। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कमेंट्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चलें फिर बोल्ड का टैग यूज़ करके देखते हैं बोल्ड का टैग कैसे यूज़ होता है। तो मैं H1 पे ही, मतलब कि मैं H2 पे मैं बोल्ड का टैग डालती हूँ। यहाँ पे बोल्ड का टैग क्लोज किया। इसको थोड़ा सा यहाँ पे गैप दे देते हैं ताकि समझ आ जाए। तो ठीक है, मैंने बोल्ड का टैग H2 में दिया हुआ है। यहाँ पे एच टी एम एल पे मैंने बोल्ड का टैग यूज़ किया है। तो चलें हेडिंग 2 में देखेंगे। असल में क्या है, ये ऑलरेडी बोल्ड हुआ हुआ होता है। ये जो हेडिंग है, ये ऑलरेडी ये बोल्ड हुई भी रहती है। तो अगर हम इस पे बोल्ड का टैग देंगे तो हमें नज़र ही नहीं आएगा कि ये बोल्ड हुआ है कि नहीं। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ की सूरत में इसको लेते हैं, इस सेंटेंस को, और चेक करते हैं कि ये बोल्ड हुआ है कि नहीं। यहाँ से हटा देते हैं इसको, बोल्ड को। तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखते हैं ये पैराग्राफ शो हो रहा है। इमेज के बाद एक पैराग्राफ हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, नीचे आ गया। अब यहाँ पे मैं HTML पे इधर बोल्ड का टैग दूंगी। तो मैंने सेव किया। पहले हम देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। आप देख लें ये कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट है। अब जब मैं इसको रीलोड करूँगी तो देखें ये टैग मेरा बोल्ड हो गया है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग का टैग भी यूज़ करके देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग का टैग मैं दे देती हूँ लैंग्वेज पे। आप देख लें लैंग्वेज का जो टेक्स्ट है वो अभी बिल्कुल सादा सा है। अब जब इसको रीलोड करेंगे तो देखें ये यहाँ पे बोल्ड हुई है। अब मैंने दिया तो लैंग्वेज पे था, पर ये पूरे पे जा रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या मसला आ रहा है कोडिंग पे। अब आप देखें मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का टैग ओपन किया है, पर यहाँ पे क्लोज नहीं किया। तो इसने क्या किया है, इसने ओवरऑल पूरा जो भी टेक्स्ट था आगे का उन सबको इसने बोल्ड कर दिया। तो यहाँ पे क्लोज करना ज़रूरी है। जितना हमें ज़रूरत है उतना हम रखेंगे, उसके बाद उस टैग को क्लोज कर देंगे। अब चेक करते हैं। अब देखें लैंग्वेज ही हमारे पास बोल्ड हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग और बोल्ड काम एक ही करता है, पर HTML5 जब से आया है तो ब्राउज़र ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग वाले टैग को ज़्यादा सपोर्ट करता है। वो यही कहता है कि आप बोल्ड वाला बी वाला टैग यूज़ मत करें। कहीं ना कहीं वो बी वाले टैग को प्रेफर नहीं करता ब्राउज़र। अगर आप फ्रंट एंड पे देखें तो हो सकता है वो आपको बी वाले टैग से बोल्ड करके ना दिखाए, पर अगर आपने स्ट्रॉन्ग वाला टैग यूज़ किया होगा अपने किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए तो वो ज़रूर उसको बोल्ड कर देगा। तो ये थोड़ा सा HTML5 जब एडवांस आया तो उसके बाद कुछ टैग ऐसे हो गए जो यूज़ में अब नहीं है। तो आगे हम देखते हैं। पी वाला पैराग्राफ का टैग तो हमने यूज़ कर लिया था, पर इसका एक और भी मैं आपको बताती हूँ पी का टैग।
तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसको एक पैराग्राफ बना देती हूँ। ये एक पैराग्राफ बन गया है। अब मैं यहाँ पे इसको सेव कर देती हूँ। तो आप देखिए मेरे पास ये पूरा एक पैराग्राफ आ रहा है। अब मैं ये करती हूँ, मैं इस वाले के बाद पी वाला टैग क्लोज कर देती हूँ। मतलब कि ये एक पैराग्राफ बन गया। फिर इस पे मैं ये दूसरा पैराग्राफ शुरू किया है और इसको भी मैं यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज कर देती हूँ। दूसरा जो पैराग्राफ ओपन किया था इसको यहाँ क्लोज किया है। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ मैं यहाँ पे खोलूँगी और फिर लास्ट में ये पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज हो गया कि तो देखने में कितने पैराग्राफ है हमारे पास, एक, ये वाला एक हो गया, उसके बाद ये दूसरा हो गया, ओपन भी है क्लोज भी है, और फिर ये लास्ट में ये वाला पैराग्राफ। वैसे अगर आप कोडिंग में देखा जाए तो आपके पास सब साथ में लिखे हुए आ रहे हैं, पर आप जब इसको ब्राउज़र में देखेंगे तो देखें यहाँ पे ये 3 पैराग्राफ बन गए। 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3। तो ये हो गया हमारे पास पैराग्राफ वाला टैग। उसके बाद यू वाला टैग यूज़ करके देखते हैं। यू वाला यू वाला टैग इधर पैराग्राफ में यूज़ करते हैं। यू यू क्लोज किया। फर्स्ट पैराग्राफ में देखिएगा हमने इधर यूज़ किया है फर्स्ट पैराग्राफ में। तो देखें ये यू का होता है अंडरलाइन। उसके बाद मार्क का टैग यूज़ करते हैं सेकंड पैराग्राफ में। अब हम इसको अपने हिसाब से भी अरेंज करते हैं ताकि हमारे लिए भी थोड़ा इजी हो जाए कोड को रीड करना। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में मार्क का टैग यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने इसको मार्क कर दिया येलो कलर में। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र है वो येलो कलर में ही मार्क करता है, पर इसको हम आगे देखेंगे कि कैसे इसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट और इंसर्ट, ये दोनों एक साथ देखेंगे हम। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस ले लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लिया है, माय फेवरेट कलर इज़ रेड। कलर की वैसे स्पेलिंग होती है COLOUR, जो हम लिखते हैं बज़ाहिर इंग्लिश में। कहीं पर पैराग्राफ लिखना हो, कहीं पर ऐसे लिखना हो, या कहीं पर भी हम जैसे अगर स्पेलिंग यूज़ होती है वो COLOUR की होती है। पर यहाँ पे अगर आप कोडिंग में इसको COLOUR लिखेंगे तो ये इसको कंसिडर नहीं करेगा। मतलब टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं पर ये कलर जो है ये आगे हमारे कोड में इस्तेमाल होगा। ये वाले कलर की जो स्पेलिंग है ये कोड में इस्तेमाल होती है। अगर हमें किसी को कलर देना है और बैकग्राउंड कलर देना है तो वहाँ पे ये वाली स्पेलिंग यूज़ होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी कोडिंग करें ये वाली ही कलर की स्पेलिंग यूज़ करें, वरना वो दूसरी वाली स्पेलिंग नहीं चलती यहाँ पे। तो इसको सेव करके चेक कर लेते हैं ब्राउज़र में कि ये कैसे दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं माय फेवरेट कलर इज़ रेड। रेड पे मैंने डिलीट का दिया हुआ है टैग, इसलिए वो वहाँ पे उसको लाइन थ्रू कर गया है। अब मैं आगे देती हूँ इंसर्ट। इंसर्ट में मैं डालती हूँ ब्लू। तो इसको चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं माय फेवरेट कलर इज़ रेड को उसने कट कर दिया है और ब्लू आगे उसने अंडरलाइन करके ब्लू दे दिया है। अब बज़ाहिर देखने में तो यू वाला टैग भी अंडरलाइन कर रहा था,
और इंसर्ट वाला टैग भी अंडरलाइन कर रहा है। बज़ाहिर देखने में आउटपुट में एक ही चीज़ आपको दिख रही है, यहाँ पे भी अंडरलाइन है, यहाँ पे भी अंडरलाइन है। पर जब जो कोडिंग करते हैं उनको रीड करने में आसानी होती है कि जिसने ये कोड लिखा है तो उसका मकसद क्या था, उसको ये कोड पढ़ के समझ आ जाएगा कि अच्छा इसने इस चीज़ को डिलीट करके इसके इसके बदले यहाँ पे इसने इंसर्ट किया हुआ है। तो इस तरह से आसानी होती है कोड को पढ़ने के लिए। अब जैसे मैं यहाँ पे इसका अंडरलाइन किया हुआ है, तो मेरे लिए अंडरस्टूड सी बात है कि अगर मैंने यहाँ पे इसको यू का टैग दे के अंडरलाइन किया है तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं इस वर्ड को हाईलाइट करना चाह रही हूँ इस पूरे पैराग्राफ में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अंडरलाइन किया है। पर यहाँ पे मेरा मकसद कुछ और है, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे डिलीट करके इसकी जगह यहाँ पे मैंने इंसर्ट करवाया है ब्लू कलर को। तो जैसे कभी होता है कि कुछ कहीं पर वेबसाइट में होता है कि प्राइसेस वगैरह चेंज हो गई हैं, कुछ ओल्ड प्राइस हो गई है, तो कोई न्यू प्राइस देनी है उसको, तो ऊपर उसकी जो ओल्ड प्राइस होती है उसको कट करके नीचे उसकी न्यू प्राइस होती है। तो इस तरह से वहाँ पे ये टैग का यूज़ होता है। उसके बाद स्ट्राइक वाला टैग देख लेते हैं कि ये वाला टैग क्या यूज़ होता है। तो मैं कलर पे ही एस वाला टैग इस्तेमाल करती हूँ। मैंने यहाँ पे कलर पे एस वाला टैग का इस्तेमाल किया है। तो अब आप देखें, स्ट्राइक और डिलीट दोनों ही सेम काम कर रहे हैं। तो इन दोनों का मकसद भी वही है कि इसको मैंने यहाँ पे कट किया हुआ है और इसका मतलब भी यही है कि मैंने डिलीट को यहाँ पे कट किया हुआ है। पर बज़ाहिर देखने में तो सेम लग रहे हैं, पर जब मैं कोड इसको जब मैं रीड करूँगी तो मुझे पता है मैंने इसको यहाँ पे स्ट्राइक दिया हुआ है टैग, इसका मकसद कुछ और है और डिलीट का मकसद कुछ और है। वैसे अगर आप अब देखा जाए तो स्ट्राइक वाला टैग अब यूज़ नहीं होता है, इसकी जगह डिलीट वाला ही टैग यूज़ होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे स्ट्राइक टैग्स लिखा है। मैं यहाँ पे इसको सर्च करके बताती हूँ, ये देखें स्ट्राइक का टैग HTML स्ट्राइक टैग यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट सपोर्टेड इन HTML5। द स्ट्राइक टैग was used in HTML4 to define strike through text, पर what to use instead, अब स्ट्राइक की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, स्ट्राइक की जगह यूज़ कर सकते हैं डिलीट वाला टैग, डिलीट वाला टैग आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए अब ये पुराना हो गया है तो ब्राउज़र इसको कंसिडर नहीं करता है। तो अब हम अगर यूज़ करना है तो डिलीट वाला कर सकते हैं, स्ट्राइक वाला नहीं कर सकते। ये वाली वेबसाइट के ये वाली जो वेबसाइट है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे HTML सीख सकते हैं, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, जावा, PHP, सारी लैंग्वेज आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली वेबसाइट बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे देखें आप, और भी बहुत सारे टैग्स हैं यहाँ पे जो मैंने आपको अभी नहीं बताए, पर आगे इस टैग पे भी बहुत काम करेंगे। पर आप देख सकते हैं मैंने अभी आपको बताया था पी वाला टैग क्या होता है, और मैंने आपको बताया है यहाँ पे इमेज वाला टैग यूज़ करना बताया है, इमेज का टैग कैसे यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन वाला टैग यूज़ करना बताया है। हेडिंग के टैग्स मैंने आपको बताए H1 से H6 तक होते हैं। तो आप यहाँ पे बहुत कुछ सीख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस करें और इसको सीख भी सकते हैं। तो हम अब चलते हैं अपने दूसरे टैग पे। दूसरा टैग है एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है, तो मेरे पास ये लास्ट पैराग्राफ, ये वाले थर्ड पैराग्राफ पे मैं HTML पे एंकर टैग लगाती हूँ। यहाँ पे मैं एंकर टैग लगा के बताती हूँ ये क्या यूज़ होता है इसका। यहाँ पे गैप भी दे सकते हैं और
गैप नहीं भी देना चाहें तो भी रख सकते हैं, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा था कि हो सकता है कि आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोडिंग हो गई हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा इसको स्पेस दे दी थी कि आपको खुला-खुला यहाँ पे हर चीज़ नज़र आए। अब आप देख सकते हैं कि मैं एंकर टैग के बाद अंदर ही ब्रैकेट में ही मैं यहाँ पे देती हूँ href इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास। ए क्या हो गया, टैग हो गया। href क्या है, एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स। उसके बाद इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में मेरे पास एड्रेस आएगा, मैं यहाँ पे किस चीज़ को लिंक कराना चाहती हूँ। एंकर टैग होता है लिंक, किसी पेज का लिंक, किसी वेबसाइट का लिंक, यूआरएल हो गया, कुछ भी आप यहाँ पे लिंक करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसका यूआरएल डाल सकते हैं। एचआरईएफ का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। तो हम अपने चलते हैं किसी वेबसाइट का रेफरेंस लेते हैं लिंक का, यहाँ पे हम लिंक उठाते हैं, हाइपर रेफरेंस लेते हैं, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक हो गया, यहाँ पे हम वेबसाइट का रेफरेंस देते हैं एज अ लिंक। तो उसको चेक करते हैं ब्राउज़र में कैसा दिख रहा है ये। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने टैग दिया है एंकर का। तो मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए रिफ्रेश करते ही इसका कलर भी चेंज हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया, ब्लू हो गया और अंडरलाइन हो गया। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जहाँ पे मैंने कर्सर किया हुआ है ना, यहाँ पे नीचे देखिएगा, जब मैं HTML पे होवर करूँगी ना तो यहाँ पे चेक करिएगा क्या होगा। देखिए मैंने यहाँ पे होवर किया तो नीचे देखें इसका लिंक आ रहा है, जो मैंने लिंक दिया था ना वो लिंक यहाँ पे लग गया है। अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ, देखिए मैंने क्लिक किया, ये वाली वेबसाइट खुल गई। तो एंकर टैग का ये काम होता है, लिंक करना। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, मैं इसको यहाँ से पूरा क्लोज कर देती हूँ। यहाँ पे इसको मैं टोटल इसको अभी फ़िलहाल मैंने फाइल भी मैंने यहाँ से हटा दी है। मैं जाती हूँ अपने डेस्कटॉप पे, यहाँ पे एक बनाती हूँ फ़ोल्डर, यहाँ पे मैंने बनाया फ़ोल्डर, माय फ़ोल्डर। अब आप देख रहे हैं फ़ोल्डर के नाम पे मैंने स्पेस दिया है। फ़ोल्डर के नाम पे स्पेस देने से कोई मसला नहीं होता, लेकिन फ़ाइल के नाम में स्पेस नहीं आता, हाइफ़न आता है। हाइफ़न मतलब जो माइनस का साइन होता है वो आता है। तो मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर बना दिया है। तो जो मेरी फ़ाइल थी ऑल्ट टेक्स्ट वाली वो मैंने इस फ़ोल्डर में डाल दिया, और HTML वाली जो मेरी इमेज थी वो भी मैंने इस फ़ोल्डर में डाल दिया। खोल के देख लें, अब यहाँ पे है मेरे पास फ़ाइल। अब मैं इस फ़ाइल को अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में ओपन करूँगी। जस्ट इस पे क्लिक किया है, इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ला के छोड़ दिया, तो देखिए मेरी यहाँ पे फ़ाइल यहाँ पे शो हो गई है। अब ये करने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो हमने इमेज का टैग यूज़ किया था, यहाँ पे इमेज का टैग यूज़ किया था, इसका फ़ाइल जो है, इसकी जो यहाँ पे फ़ाइल है इसके साथ ही ये इमेज यहाँ पे पड़ी हुई है जो कि HTML के नाम से है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसका नाम यहाँ से चेंज कर देती हूँ। चाहे यहाँ से मैंने गलती से कोई और नाम टाइप कर दिया हो, मे बी मुझे सही इसका नाम याद नहीं था, मैंने जल्दबाजी में इसका गलत नाम टाइप कर दिया। तो मैं इसके यहाँ पे ऑल्टरनेट पे, तो चले मैं इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। अच्छा मैंने इसको ब्राउज़र में भी खोल लेती हूँ। ये देखें मेरी इमेज यहाँ से गायब हो गई, लेकिन इमेज गायब होके यहाँ पे कुछ लिखा आना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे यूज़र देखे
तो इसको इस तरह से ना इमेज करप्ट नज़र ना आए, कुछ यहाँ पे लिखावा भी हो इसकी जगह पे, तो हम इसका ऑल्टरनेट देखेंगे कि क्या देना है। ऑल्टरनेट मैंने एट्रीब्यूट यूज़ किया है, इसके अंदर मैं वैल्यू दे देती हूँ इमेज कैन नॉट डिस्प्ले एट दिस मोमेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका ऑल्टरनेट यहाँ पे लिख दिया है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इमेज, यहाँ पे करप्ट हुई है मेरी फाइल, वहाँ पे लिखा आ रहा है इमेज कैन नॉट डिस्प्ले एट दिस मोमेंट। तो हम इमेज की जगह ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी दे सकते हैं इसमें, तो बताने का मकसद ये था। और अगर इन केस मेरे पास ये जो फ़ोल्डर मैंने बनाया था, मैं चाह रही हूँ कि मेरी जो इमेजेस हों वो एक अलग फ़ोल्डर में हों, इस तरह से एक फ़ाइल वाले फ़ोल्डर में इमेजेस नहीं हो, मेरी इमेज की जितनी भी लिस्ट होगी वो एक अलग फ़ोल्डर में हो। तो मैं यहाँ पे अपना IMG के नाम से एक फ़ोल्डर बनाती हूँ और अपनी इमेज को इसमें डाल देती हूँ। अब देखें कि यहाँ पे फ़ाइल का जो एड्रेस है वो चेंज हो गया। पहले जो मेरे पास फ़ाइल रखी हुई थी यहाँ पे, वो इमेज के साथ थी, फ़ाइल को पता था कि मेरे बराबर में ही वो इमेज रखी है, तो इसलिए उसने उसको फ़ौरन से उठा के दिखा दिया। पर अब फ़ाइल को पता है कि उसके बराबर में इमेज नहीं रखी हुई, उसके बराबर में एक फ़ोल्डर आ रहा है। तो क्या कैसे इसका एड्रेस देंगे अब इमेज का? फ़ोल्डर का नाम देंगे, फ़ोल्डर का नाम क्या है? IMG। अब हम IMG को खोला, IMG के फ़ोल्डर के अंदर गए तो इमेज आ रही है। तो अब हम इमेज तक कैसे पहुँचेंगे? IMG फ़ोल्डर का नाम आ गया, फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया है, फ़ाइल का नाम, इमेज का नाम, जो इमेज का नाम था, और फिर इमेज की टाइप, और फिर यहाँ पे इसको सेव किया है और फिर ब्राउज़र में चेक करते हैं तो देखें यहाँ पे इमेज आ गई। यहाँ पे इमेज का साइज़ और भी छोटा कर सकते हैं, अगर ये 500 है तो इसको 300 कर देते हैं, तो देखें और कम हो गई। अब लास्ट जो है हमारे पास है कमेंट्स। कमेंट्स किसे कहते हैं कि इन केस मैंने काफ़ी ज़्यादा कोड कर दिया है और अभी मुझे इन सारे इस कोड की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बता देती हूँ मुझे किस कोड की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे ये 3 पैराग्राफ दे दिए थे ना, ये 3 पैराग्राफ दिए थे और ये लास्ट में एक टेक्स्ट दिया हुआ है। तो मैं चाह रही हूँ इन सब की मुझे अभी फ़िलहाल फ्रंट एंड पे यूज़र को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है बाद में मुझे काम हो तो मैं इसको दिखाना चाहूँ, पर अभी फ़िलहाल इमेज और उसके नीचे इसकी हेडिंग आए मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। अभी मुझे इस चीज़ को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस पूरे को कमेंट कर दूँगी। तो मैं यहाँ से गई, कमेंट कैसे करते हैं, राइट ओपन ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क माइनस माइनस। अब आप देखें कलर चेंज हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ तक देना है, तो माइनस माइनस और राइट ओपन लेफ्ट ओपन ब्रैकेट। तो ये मैंने कमेंट कर दिया इतना, इसको सेव कर दिया। यहाँ पे देखते हैं, अभी देखें ये सब नज़र आ रहा है। अब इसको रीलोड करते हैं तो देखें ये सब। अच्छा, तो मैंने इसकी हेडिंग भी कमेंट कर दी है ऊपर वाली, तो मैं ऊपर वाली हेडिंग को यहाँ से
यहाँ डाल देती हूँ। मुझे ये वाला हिस्सा कमेंट चाहिए था। अब आप देखें यहाँ पे ये आ रहा है, बाकी सारे मेरे जो निकले, जो बाकी जो नीचे के जो मेरे पैराग्राफ आ रहे थे 3 वो भी चले गए, और एक और जो टेक्स्ट आ रहा था वो भी कमेंट हो गया। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोडिंग बार-बार लिखने के बजाय एक दफ़ा लिख लो, फिर उसको कमेंट कर दो। कभी हो सकता है यूज़ में ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर आप यहाँ से इसको हटा दो और फिर उसको डिस्प्ले करा दो। जैसे मुझे अभी समझो मुझे इस पैराग्राफ की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे लास्ट उसको कमेंट कर दिया, और इस पैराग्राफ को मैं बता देती हूँ कि ये मेरा जो पैराग्राफ है, ये ये फर्स्ट पैराग्राफ है। तो अब आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने कोडिंग को किसी कमेंट के ज़रिए डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे कोडिंग होती है, समझ नहीं आता कि कौन सी जो कोडिंग है वो किस लिए हो रही है, बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कमेंट करके, कमेंट का एक और तरीका है कंट्रोल प्रेस करके फॉरवर्ड स्लैश, तो देखें ये कमेंट हो गया। यहाँ पे मेरे पास पैराग्राफ 1 आ गया, इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास सारे पैराग्राफ आ गए 1 2 3, पर कमेंट वाला पार्ट शो नहीं होता है ब्राउज़र में। ये सिर्फ़ बैकएंड पे शो होता है जहाँ पे आप कोडिंग कर रहे होते हैं। ये सिर्फ़ आपके लिए याद दिखाने के लिए होता है। मेरी वीडियो पसंद आई और आप और भी मज़ीद कोडिंग के हवाले से और भी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी मेरे वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि और भी लोग मेरे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।